हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू सेशन ऑफ एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पार्ट 3। सो इस सेशन में हम देखेंगे कि किस तरीके से जो वैस्कुलर टिश्यू होते हैं उनमें कितने तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उनका अरेंजमेंट कैसा होता है। सो हमने एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम पढ़ा, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम पढ़ा। अब जो थर्ड टाइप है वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, हम उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वैस्कुलर टिश्यू कंपोनेंट, अब इसके कंपोनेंट की बात करें कि ये किन किन चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। सो उससे पहले, कोलैबोरेटिंग एज अ कोहेसिव यूनिट, दिस टिश्यू फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड फूड। सो ये जो है ये एक तरह का यूनिट है ना। जो हमारा वैस्कुलर टिश्यू कंपोनेंट्स है ये एक तरह के यूनिट होते हैं जो फैसिलिटेट करते हैं किस किन चीज़ों को, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड फूड, है ना। तो वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो ये देखते हैं। मिनरल्स कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं ये देखते हैं। साथ के साथ फूड के ट्रांसपोर्ट में भी ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। सो ये आप देखिए कि अगर वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम ना हो तो फूड जो बन रहा है वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं पास जाएगा। और इसी तरीके से अगर जाइलम वाला जो पार्ट है जो कि वाटर और मिनरल के कंडक्शन का काम करता है, अगर वो ना हो तो वाटर जो है रूट से एब्जॉर्ब होकर जो टिप तक जो है लीफ के पास जो वाटर को पहुंचना होता है वो नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए वैस्कुलर टिश्यू की अपनी एक उपयोगिता है। एडिशनली इट ऑफर्स द मैकेनिकल सपोर्ट टू दी प्लांट, क्योंकि ये डेड होते हैं, इनमें स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू, कोलेनकाइमेटस टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, साथ के साथ पेरेनकाइमेटस टिश्यू भी प्रेजेंट होते हैं। सो ये एक तरह का मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ये इस रिस्पेक्ट में भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है प्लांट के लिए, क्योंकि एक तरह का मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहा है। वाटर का, फूड का तो कंडक्शन कर ही रहा है, ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहा है। There are two types of vascular tissues, xylem and phloem। तो अभी हमें ये देखना पड़ेगा कि xylem और phloem के कौन कौन से कंपोनेंट हैं और ये किस तरीके से हेल्पफुल होते हैं प्लांट के लिए। तो सबसे पहला जो हमारा वैस्कुलर टिश्यू है वो है जाइलम। तो अभी आप यहाँ पे जाइलम के बारे में स्टडी करेंगे। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द वुड एंड फॉर्म्स द बल्क ऑफ रूट्स एंड स्टेम्स ऑफ वैस्कुलर प्लांट्स। तो ये जो है हम इसको वुड भी कहते हैं, वैस्कुलर टिश्यू जो होता है वो वुड भी कहलाता है। and it forms the bulks of roots and stems of vascular plant। तो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं ये? रूट्स में काफ़ी ज़्यादा बल्क फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। काफ़ी हिस्सा जो होता है वैस्कुलर टिश्यू का जो होता है वो रूट्स में तो प्रेजेंट होता है, साथ साथ ये स्टेम में भी कंटिन्यूस चैनल के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ऐसा नहीं कि बीच में कहीं गैप्स हो जाता है, ये बिल्कुल एक चैनल है ना, सिलेंडर जैसा होता है। नीचे से वाटर कंडक्ट हुआ तो ये पूरा ऊपर तक जाएगा, क्योंकि ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर की तरह प्रेजेंट है। ऐसा नहीं कि बीच में कहीं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेक है या इंटरप्टेड है, ऐसा नहीं होता। और इसी वजह से वाटर जो है वो नीचे से एब्जॉर्ब होकर, रूट से एब्जॉर्ब होकर ऊपर शूट सिस्टम यानी कि लीफ तक पहुंच जाता है। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट इज कंडक्टिंग टिश्यू, है ना, ये वाटर का कंडक्शन कर रहा है। जाइलम जो है वो वाटर और मिनरल्स का कंडक्शन करता है। सो इट फॉर्म्स द कंटिन्यूअस चैनल थ्रू द रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो ये एक तरह का ना पूरा कंटिन्यूअस चैनल बनाता है ना। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कहाँ कहाँ पे ये प्रेजेंट है। रूट्स में प्रेजेंट है, स्टेम्स में प्रेजेंट है, लीव्स में प्रेजेंट है, फ्लावर्स में प्रेजेंट है, इवन फ्रूट्स में भी प्रेजेंट है। ये कंडक्टिंग टिश्यू वहाँ तक प्रेजेंट होता है। और इसी वजह से आप देख सकते हैं कि लीव्स में भी वाटर होता है, फ्लावर्स में भी वाटर होता है, फ्रूट्स में भी वाटर होता है, और स्टेम में तो होता ही है। तो ये वाटर आ कहाँ से रहा है एक्चुअली? जो रूट एब्जॉर्ब करती है वाटर, वो इस वाटर कंडक्टिंग चैनल के थ्रू ऊपर पहुंचाती है। लेकिन ये कंडक्टिंग चैनल जो होता है वो आसपास की सेल्स को भी वाटर प्रोवाइड करता है, और ये वाटर सेल टू सेल ट्रांसफर भी होता है। सो इस तरीके से आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि कैसे जो है वो वाटर का कंडक्शन जो है वो टिश्यू करता है और किन किन ऑर्गन्स के थ्रू करता है। Xylem consists of different types of cells which may be both living यानी कि xylem parenchyma and non-living, that is the tracheids, vessels and xylem fibers। तो दोनों तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, लिविंग एज वेल एज डेड।
राइट। तो अगर हम जाइलम के केस में अगर हम बात करें तो हमारे पास सिर्फ एक तरह की सेल्स जो है वो लिविंग होती है, जिसको हम जाइलम पैरेन्काइमा कहते हैं। बाकी जितनी भी सेल्स होती हैं वो क्या हैं, वो नॉन लिविंग है। जिससे कि आप देख सकते हैं कि ट्रैकीड्स, वेसल्स एंड जाइलम फाइबर्स, ये सभी जो हैं वो क्या है, डेड सेल्स हैं। इनमें ल्यूमेन में कुछ भी प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट होता, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म को हम बोलते हैं कि सेल का लिविंग कंपोनेंट है, वो बिल्कुल नहीं प्रेजेंट होता। वॉल ही जो है वो थिकनिंग के फॉर्म में प्रेजेंट होती है, काफी थिकन वॉल होती है। जाइलम लिविंग कंपोनेंट, अब हम यहाँ पर बात करेंगे जाइलम के लिविंग कंपोनेंट यानी जाइलम पैरेन्काइमा की। जो जाइलम का जो लिविंग कंपोनेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा, ये लिविंग वाला कंपोनेंट है। पैरेन्काइमेटिस सेल्स आर एसोसिएटेड विद जाइलम, ये हमने फर्स्ट वाले जो हमारा डिस्कस हम कर रहे थे पैरेन्काइमा सेल्स, वहाँ पर जो है हमने मॉडिफिकेशंस के बारे में स्टडी किया था कि किस तरीके से जो है वो जाइलम की जो सेल्स होती है वो उसमें जाइलम पैरेन्काइमा प्रेजेंट होते हैं। और ये पैरेन्काइमा सेल्स जो है जाइलम पैरेन्काइमा, ये पैरेन्काइमा टिश्यू का ही मॉडिफिकेशन है। So parenchymus tissue are also associated with the xylem and they can possess either thin or thick wall featuring the simple pits। तो simple pits जो होते हैं वो इनमें प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कई बार इनकी जो सेल वॉल होती है वो काफी थिक होती है, कई बार थिन भी होती है। इट हेल्प्स इन द लेटरल कंडक्शन ऑफ वाटर और सैप। सो ये जो है वाटर का जो है वो लेटरल कंडक्शन भी होता है। वाटर जो है वो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अगर ये स्टेम है, ये स्टेम है और ये इसके वैस्कुलर बंडल में इस तरीके से वाटर का चैनल है। सो वाटर तो ऊपर चढ़ रहा है, हाँ, ऊपर से ट्रांसपिरेशन पुल होता है, ट्रांसपिरेशन पुल, और यहां पर वाटर की कमी हो जाती है लीव्स में। सो लीव्स जो होती है वो वाटर नीचे से फिर ऊपर खींचना शुरू कर देता है थ्रू अ सक्शन पंप। सो वाटर जब ये ऊपर मूव कर रहा होता है तो इसके आसपास के जो सेल्स होती हैं उनमें वाटर की कमी है। सो वाटर जो होता है वो इस तरफ भी मूव करता है, हायर कंसंट्रेशन टू दी लोअर कंसंट्रेशन, और इस तरीके से जो है वो वाटर जो है वो लेटरल कंडक्शन ऑफ वाटर और सैप भी कर रहा होता है। इट कैन ऑल्सो स्टोर फूड। सो जाइलम पैरेन्काइमा ही सिर्फ जाइलम का जो है वो लिविंग कंपोनेंट है, लिविंग सेल है। सो इसका एक फीचर ये भी है कि ये जो है वो लिविंग होते हुए आसपास की सेल्स को तो वाटर पहुंचा ही रहा है, लेकिन ये फूड स्टोरेज का भी काम करता है। सो पैरेन्काइमा टिश्यू है, राइट। सो ये फूड स्टोरेज का भी यहां पर काम करता है। जाइलम नॉन लिविंग कंपोनेंट, अब जाइलम की जो नॉन लिविंग कंपोनेंट है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो है वो वेसल्स, एक्सटेंसिवली इलोंगेटेड, काफी लंबे होते हैं, एक्सटेंसिवली इलोंगेटेड लाइक दिस। ट्यूबुलर चैनल फीचर विथ वाइड ल्यूमेन, और इसका जो ल्यूमेन होता है वो काफी बड़ा होता है, वाइड ल्यूमेन, right? Vessel elements are connected end to end and possesses perforated end walls। तो यहाँ पर जब ये end हो रहा होता है तो यहाँ पर इसकी walls जो होती है perforated होती है, यानी इसमें holes पाए जाते हैं, यहाँ पे भी holes पाए जाएंगे। अब इसी तरीके से जब दूसरी vessels इससे connected होगी तो उसमें भी holes पाए जाएंगे। तो ये holes जो होते हैं continuous हो जाते हैं और water के conduction में ऊपर help करते हैं। इसके वॉल्स पे आप देख रहे होंगे कि इस तरीके से साइडवेज में कोई इस तरीके से पेट्स नहीं पाए जाते, राइट। सो द वेसल्स इंटरकनेक्टेड एलिमेंट्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड एंड पोजेसेस द परफोरेटेड एंड वॉल्स। परफोरेशन प्लेट्स डिजाइंड द पंक्चर्ड एंड वॉल्स, तो यहाँ पर जो वॉल्स होती हैं वो पंक्चर्ड होती हैं और इसमें होल्स होते हैं। तो वो जब दूसरी इसी तरीके से वेसल से जब कनेक्टेड होते हैं तो ये होल्स के थ्रू जो है वो वाटर का कंडक्शन होता है। वेसल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द लिग्निफिकेशन, तो काफी लिग्निन का जो है वो डिपोजिशन यहां पर देखने को हमें मिलता है वेसल्स के केस में, राइट। सो लिग्निन का काफी डिपोजिशन होता है और इसी तरीके वजह से ये जो स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू में आती हैं।
तो हमने वेसल्स के बारे में क्या क्या डिस्कस किया कि ये एक ट्यूबुलर चैनल के फॉर्म में होता है, वाइड इसका ल्यूमेन होता है, राइट, और ये एंड टू एंड कनेक्टेड होते हैं क्योंकि एंड टू एंड में इनके वॉल्स में जो होते हैं वो परफोरेशंस यानी कि होल्स पाए जाते हैं जो कि वाटर को एक वेसल से दूसरे वेसल में कंडक्ट करने के लिए हेल्प होता है। और ये काफी लिग्निन का डिपोजिशन इनके वॉल में हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो है ट्रैकीड्स। They are elongated spindle-shaped dead cells with a narrow blunt end. इसका जो एंड होता है वो काफी आगे जाके नैरो हो जाता है, पतला हो जाता है, राइट। दे आर इलोंगेटेड स्पिंडल शेप्ड। आप देख सकते हैं कि ये इस तरीके से जो है वो स्पिंडल फॉर्म में है, बीच में चौड़ा और एंड पर जाकर पतला हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं ये स्पिंडल शेप्ड है विद अ नैरो ब्लंट एंड। इसका एंड आप देख सकते हैं काफी नैरो है, राइट, इस तरीके से। एंड दे पोजेसेस हार्ड लिग्निफाइड वॉल्स एंड वाइड ल्यूमेन। इसका भी ल्यूमेन काफी वाइड है और इसकी जो वॉल्स होती है वो काफी लिग्निफाइड होती है, इसकी भी वॉल्स लिग्निफाइड होती हैं जैसे हमने वेसल्स के केस में देखा था। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो है जाइलम फाइबर्स। सो दीज फाइबर्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द इलोंगेटेड शेप, थिक वॉल्ड एंड द नैरो सेंट्रल कैविटी एंड इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। सो फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं और ये मैकेनिकल जो सपोर्ट या स्टेबिलिटी आप कह सकते हैं वो प्रोवाइड करने का काम करते हैं। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं ट्रैकीड्स, है ना, वेसल्स एंड उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। ये 4 डिफरेंट टाइप्स के जो है वो जाइलम सेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही जो है हमारा जो नेक्स्ट जो वेस्कुलर टिश्यू है वो है फ्लोएम। So it is primarily transport water and nutrient from roots to stems and leaves. तो इसका जो है वो यहाँ पर अभी हम जाइलम के फंक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सो इट शुड बी जाइलम हेयर एंड यहाँ पर जो प्राइमरी जो फंक्शन होता है इसका ट्रांसपोर्ट करना वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। बहुत सारे मिनरल्स जो होते हैं वो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं और वो भी रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाते हैं, यानी रूट्स में प्रेजेंट होते हैं। तो जब रूट्स इस वाटर को ऊपर कंडक्ट करता है तो साथ के साथ इन न्यूट्रिएंट्स को भी वाटर में जो डिसॉल्व है उनको भी भेज देता है, राइट। और ये रूट से कहाँ पहुंच जाते हैं, स्टेम में, एंड अल्टीमेटली जो इसको लीव्स में पहुंचना होता है ये वहां पर पहुंचते हैं। वाटर इसलिए इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस में क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है। लाइट रिएक्शन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाटर से रिलेटेड प्रोसेस होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। इसलिए कंटिन्यूअस जो है वो वाटर की सप्लाई चाहिए लीव्स तक, वाटर का कंडक्शन होना चाहिए या वाटर जो है वो लीव्स में प्रेजेंट होने चाहिए, अदरवाइज फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो इंटरप्ट हो जाएगी। क्योंकि इसके लिए आपको पता ही होगा कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स जो होते निकलते हैं और प्रोटॉन का जो निकलना होता है वो किस तरीके से आगे चल के डार्क रिएक्शन के लिए हेल्पफुल होता है। They are responsible for providing mechanical strength to the plant। तो ये जो है वाटर और मिनरल्स के कंडक्शन के साथ साथ जो है वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्लांट को प्रोवाइड करने का काम करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टिश्यू है वो है फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम। यही 2 वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। सो हमने एक तो डिस्कस कर लिया जाइलम के बारे में, अब हम डिस्कस करेंगे फ्लोएम के बारे में। सो फ्लोएम इज ऑल्सो नोन एज बास्ट और लेप्टोन। तो कई बार आपके एग्जामिनेशन में पूछ सकता है, आपने सुना होगा बास्ट फाइबर, बास्ट फाइबर। इसका सबसे एग्जाम्पल है, अच्छा एग्जाम्पल है जूट। जूट जो होता है वो रेशे के फॉर्म में होता है और वो जो होता है वो क्या है, बास्ट फाइबर है, यानी कि फ्लोएम से बना हुआ फाइबर है। फ्लोएम को क्योंकि हम बास्ट भी कहते हैं। सो ये फ्लोएम से बनने वाला फाइबर है, यानी कि स्टेम्स के अंदर जो फ्लोएम होते हैं, राइट, वो जब प्लांट्स को हम कट कर लेते हैं, जो उसकी स्टिक बची रहती है, तो हम उसको फिर जो है वो वाटर में डालकर कई दिन तक जो उसकी बाकी टिश्यू है उसको वो ड्राई ऑफ कर देता है, उसको वो बाहर निकाल देता है। अब जो रेशे के फॉर्म में जो सिर्फ आपको मिलता है वो क्या मिलता है, बास्ट फाइबर।
ठीक है, सो वो क्या है, वो फ्लोएम ही था है। फ्लोएम इज अ डायनेमिक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू वाइटल फॉर द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड मटेरियल विद इन द प्लांट। सो ये एक डायनामिक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, ये भी एक तरह का परमानेंट टिश्यू है, लेकिन ये प्लांट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, वाइटल फंक्शन प्रोवाइड करता है। फूड का ट्रांसलोकेशन, फूड तो बन गया फोटोसिंथेसिस के द्वारा, कहाँ बनता है, सभी ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में, जैसे कि ग्रीन स्टेम हो गया, लीव्स हो गए, है ना, सेपल्स फ्लावर्स के, इन सब जगहों पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है। लेकिन होने के बाद जो फूड बन रहा है उसको तो कहीं स्टोर करना पड़ेगा ना। जैसे हम भी क्या करते हैं कि जब ग्रोसरी लेकर आते हैं घर पे, या फिर कोई भी चीज़ जो है वो बाहर से खरीद कर ले आते हैं, तो हम उनको कहीं स्टोर करके रखते हैं और थोड़ा थोड़ा जैसी ज़रूरत होती है वैसे निकालते रहते हैं। उसी तरीके से प्लांट्स भी एक्सेस फॉर्म में जो है वो फूड को बनाता है, क्योंकि उसको पता है कि कुछ टाइम ऐसा भी आएगा कि जो है हमें जो है वो वाटर और मिनरल्स ये सारी चीजें नहीं मिलेंगी, फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, है ना। वेदर भी जो है वो सेम नहीं रहता, तो कुछ वेदर में पत्तियां झड़ जाती हैं, तो उस समय प्लांट्स को एनर्जी कैसे मिलेगा, इसलिए प्लांट्स जो है वो अपने एडवर्स कंडीशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पहले से ही फोटोसिंथेसिस करा लेते हैं, और प्लस ये इनके रिप्रोडक्शन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अब आप कहेंगे कि रिप्रोडक्शन के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिप्रोडक्शन के द्वारा क्या बनता है, जाइगोट बनता है, और जाइगोट से फिर क्या बन जाता है, एम्ब्रियो। डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है, और जो ट्रिपल फ्यूजन होता है उसके द्वारा एंडोस्पर्म बनता है। तो अब जो है वो सीड का फॉर्मेशन होता है, ओव्यूल बदल के सीड्स में हो जाता है, और जो एम्ब्रियो है वो वहीं प्रेजेंट होता है। सो एम्ब्रियो अब आप देखिए धीरे धीरे जो होता है वो उसी में रहता है, सीड्स के अंदर ही रहता है, जब तक कि आप उसको प्रॉपर कंडीशन नहीं देंगे सीड जर्मिनेट नहीं करेगा। समझ में आ रहा है। सो अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है ये फूड मटेरियल जो है वो फ्रूट में जाकर सारा इकट्ठा होता रहता है। हर प्लांट का अपना स्टोरिंग ऑर्गन है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि कैरेट और रेडिश के केस में जो रूट है वो स्टोरिंग ऑर्गन है, यानी ऊपर की लीव्स जो फोटोसिंथेसिस कर रही हैं वो सारा फूड जो है वो ले जाकर किसको पहुंचा रही हैं, रूट्स को। और रूट्स को पहुंचाने का काम कौन कर रहा है, फ्लोएम टिश्यू। इसी तरीके से आप देखते हैं कि फ्रूट्स कई बार लग जाते हैं पौधों पे ना, बहुत सारे फ्रूट्स जैसे गुआवा है, एप्पल है ना। सो फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो फूड बन रहा है उस फूड को कहाँ स्टोर करने के लिए प्लांट भेजता है, इन्हीं फ्रूट्स में। तो आपको वो फ्रूट्स उस तरीके से आप खा सकते हैं। कई बार आप देखते हैं कि शुगर के केस में जो स्टेम होता है, सारा फूड जो होता है उसी स्टेम में ही स्टोर रहता है। लीव्स में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रही है, लेकिन फूड स्टोरेज का काम कौन कर रहा है, स्टेम। सो हर ऑर्गन का अपना अलग अलग स्टोरिंग ऑर्गन होता है, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू जो भी फूड बन रहा है वो सारा उसी में जाकर स्टोर होता है। इसकी एक और खास बात है कि ये बाई डायरेक्शनल ट्रांसलोकेशन करता है। सपोज यहाँ पर एक लीफ है और यहाँ पर एक स्टेम है, इस तरीके से आप देख सकते हैं, और ये नीचे रूट्स हैं, आगे जाके ये रूट्स बनाएंगी। सो ये लीव्स हैं, राइट। ये मैं यहाँ पे कट कर रहा हूँ क्योंकि लीव्स यहाँ पे भी हैं इस तरीके से। सो ये फोटोसिंथेसिस हुआ, फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये तो ऊपर भी भेजेगा और ये नीचे भी भेजेगा, यही ऊपर आगे बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे फूल निकलेगा और यहाँ पर फिर फ्रूट बनेगा। सो इसको फ्रूट में भी ये ले जाकर सारा फूड मटेरियल इसको देना है, ताकि फूड जो है उस फूड मटेरियल को स्टोर कर सके। So ये bi-directional translocation of food occurs from the source to the sink and vice versa। तो source हमारा क्या होता है, जहां पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रही है। कहाँ हो रही है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट।
तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होती है, जितने भी ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट है उन सब में, उस सब जगह पर जो है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रही है। अब ये ट्रांसलोकेशन के थ्रू जो होता है बाई डायरेक्शनल, कई बार फ्लावर नीचे भी लगा हो सकता है, फ्रूट्स नीचे भी बन सकते हैं, तो ये उन फ्रूट्स को जो है वो नीचे की तरफ जो है वो फूड पहुंचा रहा है, ट्रांसलोकेट कर रहा है। उसी तरीके से यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि अगर कोई फ्रूट ऊपर है ना, तो वो ऊपर भी जो है वो फूड को ट्रांसलोकेट कराएगा, इसलिए इसको हम बोलते हैं बाई डायरेक्शनल ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, ऊपर भी और नीचे भी। Phloem consists of different types of cells which may be both living। तो हमारे पास आप देख सकते हैं कि फ्लोएम के केस में लिविंग ज़्यादा है, सीव ट्यूब्स भी लिविंग सेल्स होता है, कंपेनियन सेल होता है, एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा तो होता ही है। नॉन लिविंग सिर्फ फ्लोएम फाइबर्स होते हैं। जस्ट अपोजिट वहाँ पर जाइलम के केस में 3 जो है वो नॉन लिविंग थे और 1 लिविंग था। फ्लोएम के केस में जस्ट अपोजिट 3 जो है वो लिविंग है और 1 नॉन लिविंग है। तो आपको याद रखना है कि नॉन लिविंग जो है वो फ्लोएम फाइबर्स हैं और जो लिविंग कंपोनेंट्स हैं वो सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा है। वैस्कुलर टिश्यू, फ्लोएम लिविंग कंपोनेंट्स। तो अगर हम फ्लोएम के लिविंग कंपोनेंट की बात करें तो सबसे पहले आता है सीव ट्यूब्स। दीज आर elongated tubular channel consist of the multiple cells referred to as sieve tubes members interconnected end to end। तो इस तरीके से जो इसकी सेल्स होती है, सीव ट्यूब की सेल्स होती हैं ऐसे, और इसमें जो है सीव प्लेट्स लगे होते हैं। सीव प्लेट्स आप देख सकते हैं इस तरीके से छन्नियां लगी रहती हैं। सो इस तरीके से फूड मटेरियल जो होता है वो इस तरह इसमें कंडक्ट होता है। और ये जो सीव प्लेट्स है, इसमें से जो है वो सुक्रोज के मॉलिक्यूल आसानी से पास कर जाते हैं। आपको पता हो कि ग्लूकोज जो है वो तो बनता है एज ए फूड मटेरियल, लेकिन जब इसको ट्रांसलोकेट करना होता है तो ये सुक्रोज में बदल जाता है। टिपिकली देयर एंड वॉल्स आर बल्ज्ड एंड मे बी obliquely और द ट्रांसवर्सली ओरिएंटेड। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इसकी जो एंड होती है वो ट्रांसवर्सली इस तरीके से ओरिएंटेड होती है नीचे की तरफ। The protoplast of the neighboring members establish a connection through a pores of sieve plates। और इस तरीके से जो neighboring cells होंगी नीचे वाली, वो भी इससे इंटरकनेक्टेड होगी, तो तुरंत ही वाटर मॉलिक्यूल जो होता है वो एक सेल से दूसरी ट्यूब सेल्स में एंटर करता रहता है। The protoplast of neighboring members establish a connection through the pores of the sieve plates. Every sieve tube is consistently linked to the companion cell। अब यहीं पर बगल में जो है वो companion cells होते हैं। Companion cells as a name suggest, जो कि सेल्स होती हैं इनको एक जो है कंपेनियनशिप प्रोवाइड करती हैं। तो यहाँ से भी सेल के थ्रू जो है वो वाटर एंड मिनरल्स जो होते हैं वो ट्रांसलोकेट होते रहते हैं। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि कंपेनियन सेल्स कैसे होते हैं। द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सीव ट्यूब्स आर रेगुलेटेड बाय द न्यूक्लियाई ऑफ द कंपेनियन सेल थ्रू द प्लाज्मोडेस्माटा। सो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू जो होता है वो सीव ट्यूब सेल्स और जो कंपेनियन सेल्स इनके बीच में कनेक्शंस होते हैं, और इसके थ्रू जो होते हैं वो सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो प्लांट की होती हैं उसके थ्रू जो है जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज यानी कि हम फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो बनने वाला जो फूड मटेरियल है उसके ट्रांसलोकेशन में ये सेल हेल्प करती हैं, क्योंकि ये सेल लिविंग है, इनमें न्यूक्लियस भी है। सो सारा कोऑर्डिनेशन जो होता है वो सेल टू सेल जो होता है एक यानी कि फ्लोएम सेल्स को पूरा कंट्रोल करने के लिए जो है ये कंपेनियन सेल्स होती हैं, क्योंकि बाकी जो है सीव ट्यूब सेल्स का अपना कोई न्यूक्लियस नहीं होता। They are replaced by the modified parenchyma cells called albuminous cells and non-flowering plants। Non-flowering plants में यही companion cells जो होती हैं वो modify हो जाती हैं, बदल जाती हैं एक तरह के, और parenchyma cells बना लेती हैं, जिसको हम albuminous cells से भी जानते हैं। सो ये हमारा जो है वो कंपेनियन सेल के बारे में यहाँ पर डिस्कशन था। इसके बाद जो है वो फ्लोएम का जो लिविंग कंपोनेंट है, नेक्स्ट लिविंग कंपोनेंट, वो है फ्लोएम पैरेन्काइमा।
These are ordinary parenchyma cells which are intermingled with the sieve element. तो sieve elements जो भी हैं, sieve tube cells हैं, companion cells हैं, xylem parenchyma है ना, phloem parenchyma, इन सब से जो है वो इनका connections होता है. And it store nutrient and facilitate the lateral transport of food. So ये आसपास के cells जो होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, उनको ये food पहुंचाने का काम करते हैं और न्यूट्रिएंट को स्टोर करने का भी काम करते हैं. तो ये स्टोरेज एज वेल एज लेटरल ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. कौन? फ्लोएम पैरेन्काइमा. Phloem parenchyma is generally not present in the majority of the monocots and some herbaceous plant. ये ज़्यादातर जो majority of monocot के plant हैं या herbaceous dicot plants हैं, उनमें ये present नहीं होते हैं. वैस्कुलर टिश्यू, फ्लोएम नॉन लिविंग कंपोनेंट. अब इसका जो सबसे लास्ट कंपोनेंट है जो कि लिविंग नहीं होता है, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. ये फ्लोएम का नॉन लिविंग कंपोनेंट है. इसमें आता है स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स. जैसे ये स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स जो है वो जाइलम के फाइबर्स में भी प्रेजेंट था, वही फाइबर्स जो है वो यहाँ पे भी प्रेजेंट होते हैं. और इनका मुख्य जो फंक्शन है वो है मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है स्टेम को प्रोवाइड करना. एंड दे अकर इन ग्रुप्स और द शीट्स ऑफ सिलेंडर. ये कई बार ग्रुप्स में प्रेजेंट होते हैं, सिलेंडर्स के फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं. सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक फ्लोएम सेल्स को यहाँ पर दर्शाया गया है. तो यहाँ पर देखिए ये आपकी सीव प्लेट्स है, ये जो है वो सीव ट्यूब है, ये पूरी सीव ट्यूब है. तो यहाँ पर सीव प्लेट्स लगी होती हैं जिससे कि एक सेल से दूसरे सेल जो है वाटर का कंपोनेंट पास होता है. बगल में आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स है और यहाँ पर जो है वो कंपेनियन सेल्स है. सो इस तरीके से जो है ये फ्लोएम का जो है वो स्ट्रक्चर अरेंज होता है. फ्लोएम ट्रांसपोर्ट दो, अब यहाँ पर हम फंक्शन की बात करेंगे कि फ्लोएम का क्या फंक्शन होता है. सो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फोटोसिंथेटिकली prepared food material from the leaves to the storage organ. So photosynthesis process जो होती है, food preparation process जो होती है वो leaves में होती है और ये plant का क्या है? storing organ है. Later from the storage organ to the growing region of the plant. और जब ज़रूरत होती है तो यही storing organ से food वापस ले लिया जाता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि food अभी तो बन रहा है लेकिन आगे चल के food नहीं बन पाता है, तो वो जो है वो अपने स्टोरिंग ऑर्गन से वापस जो है वो फूड ले भी सकते हैं. The textile fibers of flax, hemp, jute are the phloem fibers. तो ये काफ़ी कमर्शियली कई बार इंपॉर्टेंट भी होते हैं कुछ प्लांट के फाइबर्स. जैसे कि आप देख सकते हैं कि टेक्सटाइल फाइबर में फ्लैक्स का इस्तेमाल होता है, हेम्प का होता है, जूट का होता है, और इन सब में जो फाइबर्स हैं वो किसके बने हुए हैं? फ्लोएम फाइबर्स के. So they are obtained after retting the plants in water and are used for making ropes, twines, threads and the coarse textiles. So ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है फ्लोएम जो है वो अलग अलग प्लांट्स में जो है वो टेक्सटाइल्स है ना, रोप्स और डिफरेंट तरह के जो क्लोथ्स वगैरह होते हैं वो सब बनाने के काम आते हैं. अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर बंडल. अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि किस तरीके से जो है वो वेस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट होता है. सो डाइकोटिलेडनस स्टेम जिसमें कि कैम्बियम प्रेजेंट होते हैं बिटवीन द फ्लोएम एंड जाइलम. सो ये जो है वो अरेंजमेंट है कि वेस्कुलर टिश्यू जो है वो किस तरीके से प्रेजेंट होती है. तो वेस्कुलर बंडल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, राइट. और इनके बीच में जैसे कि ये जाइलम है और ये फ्लोएम है, राइट. ये जाइलम है और बाहर की तरफ ये फ्लोएम है. तो इसके बीच में जो है वो प्रेजेंट होता है कैम्बियम. तो अगर कैम्बियम प्रेजेंट है तो हम कहेंगे कि वेस्कुलर बंडल ओपन है, और अगर नहीं प्रेजेंट है, कई बार नहीं भी प्रेजेंट होता है, तो हम कहेंगे कि क्लोज है. In stems of gymnosperm and angiosperm, cambium is present and in monocot it is absent.
सो अभी हम यहीं तक इसको छोड़ते हैं और अगले सेशन में हम देखेंगे कि किस तरीके से डिफरेंट टाइप्स के वैस्कुलर टिश्यूज होते हैं, राइट। और वैस्कुलर बंडल्स के बारे में भी हम बात करेंगे कि किस तरीके से इस वैस्कुलर टिश्यूज जो है वो वैस्कुलर बंडल में प्रेजेंट होते हैं, और वैस्कुलर बंडल फिर आगे चल के किस तरीके से प्लांट के जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। थैंक यू वेरी मच।